तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें टोटल लगभग जो है 17 क्वेश्चन हमारे पास है, और उसको हम लोग देखते हैं कि क्या पिछला बार जो आया था अक्टूबर 22 में उसमें। तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है ना, उसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन कोई फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। तो आर दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है तुमको, और टोटल कॉस्ट 20 प्लस 4Q दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट वेयर Q इज आउटपुट एंड फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फॉर्म। तो ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है फॉर्म का, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, आप बताओ। सर MR इक्वल टू MC। एग्जैक्टली, इक्विलिब्रियम जहां होता है वहां पर क्या होता है, MR इज इक्वल टू MC, ठीक है। अब ये MR कैसे निकलेगा, ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू का दिया हुआ है, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट का दिया हुआ है, तो MR कैसे निकलेगा, हाउ वी विल फाइंड MR। सर डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, तो रेवेन्यू का जो दिया हुआ है, ये असल में टोटल रेवेन्यू का दिया हुआ है 30Q माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, सर क्यू के रेस्पेक्ट में। तो ये हमको देगा MR, दिस विल गिव मी MR यही है। तो ये क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बोलो, 30 माइनस 2Q। 30 माइनस 2Q, ठीक है। ये मेरा आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये मार्जिनल कॉस्ट निकालना है ना। कॉस्ट का फंक्शन जो है वो हमको क्या दिया हुआ है, 20 प्लस 4Q, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, ठीक है, कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू लेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा, और वो क्या होगा यहाँ पे 4 ना, कुछ और नहीं ना, क्योंकि 4Q है, 20 तो 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे अपना MR इज इक्वल टू MC, ठीक है। तो MR जो है वो अभी हम लोग लाए क्या, 30 माइनस 2Q, MC लाए 4, तो 2Q इज इक्वल टू 30 माइनस 4, तो Q इज इक्वल टू 26/2 इक्वल्स टू 13 होगा। यस सर। आंसर में कहा 13 है ना 13। यस सर, सेकंड वन। तो सेकंड वन, तो 1722 ऑप्शन जो है वो सही है, और देखो यूजीसी भी सही बोला था इसको, तो इसका ये हो गया। क्लियर है ना, इससे रिलेटेड कोई भी चीज आएगा तो हम आराम से बना लेंगे। क्लास में भी हम लोग इसको अच्छे से किए थे, एकदम रुक रुक के किए थे, है ना। तो यहाँ पर देखो आसानी हो गया, जो क्लास अटेंड किया उसको। यस सर। सर वैसे जो हम कभी कभी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट भी करते हैं सर। हाँ, वो भी कर तो सकते हैं ना, उसका देखो उसका क्या है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग वैसा बनाते हैं। तो जहाँ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, अगर हम इसको लेके बनाए, ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। ये प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC होता है, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो है इस प्रॉफिट को डी पाई बाई तुम्हारा DQ निकालेंगे, और ये जो वैल्यू जहां पर TR माइनस TC से आया उसको जो है लेके आके और इसको इक्वेट करेंगे विथ जीरो से, ठीक है। इससे हमको यहाँ पर Q का वैल्यू निकल जाएगा, तो डी पाई बाई DQ इजिकल टू 0 लिख के जानेंगे। और फिर दूसरा जो है मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन क्या है, D2 पाई बाई DQ स्क्वायर, ये क्या क्या होगा मैक्सिमाइजेशन के केस में, D2 पाई बाई DQ स्क्वायर जो होगा ये लेस देन जीरो होगा। मैक्सिमा मिनिमा का हम लोग का सिद्धांत यहाँ पर यही ना है, मैक्सिमा मैक्स और मीन, हम अभी यहाँ फिर याद दिला देते हैं। उसमें क्या करना है कि जो भी है ना, तो पहला dy बाई डी एक्स, इसको जीरो से कर लेना है, ये दोनों के लिए है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
इस केस में सेकेंड डेरिवेशन मैक्सिमम के केस में d2y/dx² है ना, ये लेस देन 0 होगा, और यहाँ पर d2y/dx² ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसको आप इसमें से देख सकते हो कि अगर ये मेरा जो है ऐसा दिया हुआ है तो यही वाला पॉइंट ना मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अलावा बाकी सब तो नीचे उतर रहा है, तो लेस देन होगा ना, घट रहा है तो उसको। ठीक है, और इस मिनिमा है वो मेरा ऐसा होगा, ये नीचे वाला पॉइंट यही मिनिमम पॉइंट होगा। तो इसके बाद तो सब दोनों साइड बढ़ ही ना रहा है, ये सबसे नीचे है, तो इसीलिए वो बड़ा होगा। फिर बस समझ में आया, सेकेंड डेरिवेटिव वाला। यस सर। सर इसमें तो फिर पुट कर करके देखना पड़ेगा वैल्यूज को। नहीं तो वैल्यू तो कर निकलेगा ना, यहाँ निकला और इसके बाद फिर इसको सेकंड वैल्यू, इस जो क्यू का वैल्यू आया उसको पुट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है d2π/dq²। मान लो अगर क्यू का 2 वैल्यू आ गया, मान लो से कि क्यू का एक वैल्यू 1 आ गया और एक वैल्यू 5 आया, ठीक है मान लो, तो ये 1 और 5 आया, तो यहाँ पर d2π/dq² में आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि कौन वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं क्यू का, तो हमको लेस देन 0 हो रहा है। तो जिस वैल्यू को पुट करने पर लेस देन 0 होगा, उसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये है सो मैक्सिमा का वैल्यू। ठीक है, और अगर दूसरा वाला वैल्यू से अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो मिनिमा का वैल्यू। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, देखो मैं बोलता था कि ऐसा डायरेक्ट जो है कभी नहीं पूछ रहा है कि क्या कि इंटीग्रेट करो, सिंपल पूछा, कोई इकोनॉमिक एप्लीकेशन नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये सिंपल पूछ रहा है क्या कि इंटीग्रेट x² डिवाइडेड बाई x+2। ठीक है, तो इंटीग्रेट मतलब ये dx, ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब ये ऐसा है, तो अब बताओ कि कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जिससे कि डायरेक्ट बन जाए। कोई ऐसा हम लोग जानते हैं? हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े थे क्या, x⁴n का इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाता है हमको, x⁴n + 1 बाई n + 1 + c। ठीक है ना, तो यहाँ तो x² है लेकिन डिवीजन में कुछ है, तो ये तो हम लोग को आता नहीं है। दूसरा हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन, हम लोग ज्यादा फॉर्मूला नहीं ना पढ़े हैं, e⁴x dx = e⁴x + c। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1/x dx जो है इसका जो है log x + c, यही पढ़े हैं। तो हमको इसको घुमा फिरा के उसी में लेके आना पड़ेगा कि करे तो क्या करे वैसा आ जाए कुछ। ठीक है, तो इसमें कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको हम लोग को सिंप्लीफाई उसी तरह का लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें हम लोग इसमें, तो इसमें पहले करेंगे क्या कि x+2 है, इसको नीचे वाला तकलीफ दे रहा है। अगर ये केवल x² होता तो इसको तुरंत निकाल लेते हम लोग, इसको हटाना है। हटाओ इसको, देखो कोशिश करते हैं, या हटाओ या तो इस फॉर्म में लेके आओ। सर -2 + 2 करेंगे। हाँ नहीं, वो हम देख रहे हैं वही क्या करेंगे, -2 + 2 से नहीं होगा, x² है ऊपर में देखो, तो यहाँ x² है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -4 + 4। बात समझ में आए क्यों किए -4 + 4, -2 नहीं किए, क्योंकि हमको स्क्वायर ना है, ये इसको काटना है ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए 4 किए। तो यहाँ पर 4 किए, अब देखो हमारा क्या बना हुआ फॉर्मूला, तो ये बन गया क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x+2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई x+2 dx। कर सकते हैं हम लोग, ये वाला चीज को अलग कर सकते हैं हम लोग, तो जानते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज में पढ़े थे हम लोग, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ a + b dx का क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन अगर हम लोग ऐसा लिखे तो a + b dx = इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b dx हो सकता था, पढ़े थे, वही काम किए हम लोग। यहां से ये वाला को अलग कर दिया, उसके नीचे x+2 लिख दिया, और 4 वाला को अलग कर दिया, उसके नीचे x+2 लिख दिया। क्लियर? आई बात समझ में?
अब इसको देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए के जगह पे x दिया हुआ है और b के जगह पे 2 दिया हुआ है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। इसको तुम चाहो तो हम ऐसा लिख देते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए, बाय x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई x प्लस 2 dx। क्लियर है? अब तो बात समझ में आ गई क्या हो रहा है। तो अब एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो है ना। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई x प्लस 2 dx। ठीक है, होगा। यस सर। इसको काट देंगे, तो मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई x प्लस 2 dx। ठीक है, अब इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं जो सकते हैं। इसके अंदर में भी फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 2 को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ केवल dx प्लस 4 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x प्लस 2 dx। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम इसके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, ऐसा वाला सब मेरा फॉर्मूला जानते हैं। 1 बाई एक्स का जानते हैं हम लोग, लॉग एक्स होता है। ठीक है, केवल यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल dx है, मतलब क्या है, यहाँ पर x टू दी पावर 0 है, नहीं ना है, और यहाँ पर x है, तो इसका हम इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या होगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2, क्योंकि इससे केवल आएगा dx का केवल x होता है, प्लस 4, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, लॉग x प्लस 2, है ना, और प्लस c। ठीक है, देखो कहाँ है, मिल रहा है कहाँ हमको कहीं पर ऐसा वाला, तो देखो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सेकंड वाला में देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, देखो यहाँ प्लस है, हम लोग का आया क्या है माइनस, तो ये भी नहीं होगा, है ना। थर्ड वाला देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 4 एक्स प्लस 2 प्लस सी, आया ना, वही वाला सेम आया, है ना। तो यही वाला आंसर होगा। और देखो यूजीसी भी आंसर दिया 1731, तो 1731। क्लियर, है ना, सही है ना। ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत है तो पूछो, सामने ही है। नहीं, आगे चलें। क्लियर सर। फिर देखो यहाँ पर एक और चीज पूछ रहा है, नेक्स्ट है, सपोज ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजर मोनोपोलिस्ट। अब देखो यही चीज को हम लोगों का ना आता है और कभी भी आते रहता है। देखो ये कितना बजे आ रहा है, और अभी तंग कर रहा है आके क्लास में, समय का कोई परवाह ही नहीं ना, कभी भी आ गए घूम उठा के। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, सपोज ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट इज प्रोड्यूसिंग 800 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड इज चार्जिंग ए प्राइस ऑफ ₹40 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिया हुआ है क्या, क्यू जो है, अरे कहाँ, यहाँ पे क्यू जो रहा है कितना बना रहा है वो 800 यूनिट। ठीक है, और चार्जिंग ए प्राइस पी दिया हुआ है कितना 40। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज -2, तो इलास्टिसिटी क्या हुआ दिया हुआ है -2। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है,
अब ये लास्ट यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट तुमको प्रोड्यूस का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे निकलेगा ये, मतलब सोचो कि इसमें निकलेगा कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी कोई चीज ऐसा पढ़े हैं जैसा कि जिसमें मोनोपोली का प्राइस और इलास्टिसिटी और एमसी, इसका रिलेशनशिप, ऐसा कोई फॉर्मूला आया है हमको? अगर वो जानते हैं फॉर्मूला तो बन जाएगा। आया है? पर ए आर इक्वल टू एम आर ई अपॉन ई माइनस वन पे हो जाएगा। ई वाला नहीं देखा है? P माइनस एम सी चाहिए ना हमको, P माइनस एम सी बाई पी इक्वल्स टू 1/E, ये वाला फॉर्मूला नहीं देखा है? इसमें एम सी जो हमको चाहिए वो सब है। यहाँ एम आर हमको चाहिए था का, तो एम आर तो हम कहाँ से लेके आएंगे, तो एम आर की जगह एम सी पुट करना पड़ेगा। लेकिन ई वाला फॉर्मूला तुम लोग डायरेक्ट जानते हैं ना, जिसमें तुम्हारा जो है रिलेशनशिप बिटवीन मोनोपोली प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट एंड इलास्टिसिटी, तीनों चीज यहाँ पर यही यही वाला फॉर्मूला में डायरेक्ट तीनों चीज है। अब इसको तुम चेंज करना चाहो, अगर हम इसको बना चेंज करना चाहें, केवल एमसी इसको बनाना चाहें, तो एमसी इक्वल्स टू क्या होगा? P1 सर प्लस शिफ्ट हो 1, जाएगा ये, इस निकाल लेंगे ये इसमें से। ये आएगा P, करके देख लो तुम, यही आएगा P1 प्लस 1/E, ये आएगा, ठीक है। अब उसमें एमसी निकालने बोल रहा है, प्राइस कितना है 41, और ये प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो मान लो प्लस, अभी करते हैं 1/-2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा 41 माइनस हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू हाफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 20 यूनिट्स है, 1672, तो फॉर्मूला पे है डायरेक्ट। तुम जो बता रहे थे वो वाला फॉर्मूला कौन सा था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या, ए आर डिवाइडेड बाई ए आर माइनस एम आर, इससे तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। आया इसी से है, इसी से आया है वो, एम आर इज इक्वल टू एम सी, वहां पर आया, और ए आर इज पी, समझे, बना उसी से है। लेकिन हम लोग मोनोपोली में ये वाला फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, तो इसको देख के जो है इसी से आएगा। क्लियर है बात? यस सर। उसके बाद देख रहा है यहाँ पर और दिया हुआ है, if the demand function is p is equal to 35 minus 2x minus x square and the demand x0 is 3, what will be the consumer surplus? कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? CS इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x0, है ना, है यस सर। डिमांड फंक्शन, है ना, d ऑफ x dx माइनस प्राइस p इनटू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि डिमांड फंक्शन मेरे पास है, x0 हमको दिया हुआ है, p इंटू x0, फिर p0 x0, इसको भी कर देते हैं, तो p0 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग x0 का वैल्यू डाल के। तो पहला काम तो वही करते हैं, तो p इज इक्वल टू 35 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, है। तो 35 माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये 20 आ गया p का, तो अब इसमें पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्या लिखे हैं यहाँ पर,
सर 0 to 3 0 to 3। अब लिख दो डिमांड फंक्शन 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस p जो हो गया 20 और ये हो गया 3। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग सबको निकाल के 0/3 35 dx माइनस 2 बाहर निकालो x dx 0 to 3 और फिर माइनस 0 to 3 एक्स स्क्वायर dx माइनस 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 35 और इधर आ जाएगा x और ये हो जाएगा 0 to 3 माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 3 माइनस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ एक बार 3 डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 335 इंटू 3 माइनस ये 2 और 2 कट गया, एक्स स्क्वायर में का वैल्यू मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 और माइनस यहाँ एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाई 3 तो फिर 9 और ये हो जाएगा 60, है ना। तो टोटल हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 105 माइनस 78 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 27। ये वाला क्लियर? यस सर यस सर ठीक है ना। तो ऐसे ही लोग क्लास में जो क्लास में पढ़ा है देखो सब वही सब आता है, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, द स्ट्रेटजी ऑफ चूजिंग ए पॉलिसी, है ना, विच हैज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इज नोन एज। ठीक है, तो बोला कि इस सबसे बढ़िया जो है इसमें क्या कहते हैं आउटकम होना चाहिए, मतलब इसमें क्या है कि फायदा ही फायदा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल क्या है कि वो हिंदी में पढ़ो तो उसको उस नीति का चयन करने की रणनीति जिसका सर्वोत्तम संभव परिणाम हो सकता। तो बढ़िया बढ़िया सब कुछ अच्छा, तो जो हम चाह रहे हैं मैक्सिमम और उसका भी मैक्सिमम, यही ना चाहेंगे हम लोग। तो ऐसा वाला जो चीज होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। इसको बोलते हैं क्या? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक हैं हम कि अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा, खराब के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, मतलब मिनिमम सोच ही नहीं रहे हैं, केवल मैक्सिमम सोच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी तो हम लोग पढ़े थे। डोमिनेंट स्ट्रेटजी में क्या था बताओ? डोमिनेंट जिसमें जो एक पर्सन है वो मतलब डोमिनेंट होता है जो उसने करना है उसके लिए जो हाँ, ऐसा मतलब वो उसका अगला होता है डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है सर। नहीं, उसका स्ट्रेटजी यही होता है कि अगला कुछ भी करे हम यही करेंगे, है ना। आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू, मतलब तुम कुछ भी करो हम यही करेंगे। तो ऐसा वाला जो होता है वो होता है कौन सा? डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, लेकिन यहाँ डोमिनेंट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेस्ट पॉलिसी, मतलब हमको सबसे अच्छा हो। तो वो जो पॉसिबिलिटी है, मतलब हम ऑप्टिमिस्ट हैं, तो यहां पर इसका आंसर जो होगा ना वो होगा मैक्सीमैक्स। ठीक है, कि मतलब अच्छा का बेटर, जो मेरा टॉप मोस्ट है उसमें भी टॉप 4 है। ये है मिनी मैक्स। तो जो मिनी मैक्स मतलब हुआ यहां पर कि जो मैक्सिमम है उसमें से कम वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मेरे सब बेस्ट है उसमें से सबसे कम जो है वो हो जाएगा मिनी मैक्स। ठीक है, ये जो अप्रोच हो गया, तो ये तो अच्छा है कि जो मेरा मैक्सिमम है उसमें से सबसे कम, तो ये तो मेरा बेस्ट नहीं ना, बेस्ट पॉसिबल तो नहीं हो सकता। और लास्ट वाला जी है मैक्सिमिन। तो मैक्सिमिन अप्रोच मतलब हुआ कि ये वर्स्ट केस
सिनारियो है ना। इसको हम लोग जो है मतलब इसको कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं कि जो हमको सबसे कम मिल रहा है उस वाला में से सबसे ज्यादा हमको मिले। तो ये तो एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच है, मतलब एकदम इसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक व्यू बोलते हैं। अच्छा बुरा से बुरा मेरा क्या होगा, उस बुरा में से कुछ अच्छा हो जाए, इस टाइप का एटीट्यूड वो यहाँ पर लेके जा रहा है। तो जो बेस्ट पॉसिबल जो है वो क्या है तुम्हारा, ये होगा यहाँ पर तुम्हारा मैक्सीमैक्स। तो ऑप्शन जो है 1678, तो ये देखो वही है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और पूछा है मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम बताने वाले थे लेकिन हम तो चले गए थे शादी वादी में, तो थोड़ा बिजी हो गए, लेकिन हम आज ही बता दें। तो यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स का रैंक को पूछता है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है हम जो है वो कैसे निकालें। ठीक है, तो रैंक के लिए जो है ना बहुत तरह का तरीका होता है, और हम लोगों को जिस लेवल का पढ़ना है उसमें उतना तरीका मेथड्स को यूज करके निकालना है। हम लोग जो यूज करेंगे उस सबसे पहला क्या होता है कि रैंक बताना क्या चाह रहा है, मतलब मैट्रिक्स का जो रैंक है ना, मैट्रिक्स का क्या कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। ठीक है, रोज एंड कॉलम में किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो मैट्रिक्स बनता है। तो यहां पर देखो कि कितना रो है इसमें, कितना रो है और कितना कॉलम है, 3। तो इसको बोलते हैं हम लोग 3 into 3 मैट्रिक्स। हमेशा पहले में रो लिखा जाता है ना, और बाद में कॉलम लिखा जाता है। ई मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। ठीक है, तो अगर तुमको m into n मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है बताओ, इस मैट्रिक्स में कॉलम m रो n कॉलम। हाँ m रो और n कॉलम है। ठीक है, तो ये 3 into 3 मैट्रिक्स है। तो 3 into 3 मैट्रिक्स में इसमें असल हम रैंक जब निकाल रहे हैं हम लोग, तो रैंक में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि मेरे पास नॉन जीरो रोज और कॉलम की संख्या कितना है, कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन मतलब रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करके, मतलब एक को जोड़ के दूसरा से घटा के मल्टीप्लाई करके, अगर हम इसमें किसी को भी हम अगर जीरो बनाने में सफल हो गए कोई एक लाइन को, तो वो लाइन खत्म ना हो जाएगा। अगर मान लो ये 635 वाला है, इसको अगर हम जीरो बना दें, किसी तरह जोड़ के घटा के इसको हम जीरो बना दें, तो ये तो लाइन खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे पास दो ही बचा रहेगा, है ना, तो मेरे पास सिर्फ दो ही रो बचा रहेगा। या फिर किसी कॉलम को हम पूरा जीरो कर दे तो मेरे पास सिर्फ दो ही कॉलम बचा रह जाएगा। तो ये देखना पड़ना है, इस रैंक जानने का मतलब यही क्या है कि उसमें कितना मेरे पास नॉन जीरो रोज और कॉलम उस मैट्रिक्स में है। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले ना इसका डिटर्मिनेंट निकाल। ठीक है, तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो तरीका क्या है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो मान लो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये ए डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग अगर इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को लेके चलना क्या, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये 6 लिए पहला वाला कॉलम, इसको ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर लिख देंगे हम 6। अभी 6 ले रहे हैं तो ये दोनों को हम लोग नहीं लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको केवल लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2 8 2 3। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट पे हम आएंगे तो वो 3 है, क्योंकि हम लोग रो वाइज जा रहे हैं, तो वहां पर अब ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब -3 आ जाएगा। अब देखो जो ये वाला और ये वाला भूल जाओ, अब जो बाकी जो बचा उसको लिख दो, तो बाकी बचा मेरे पास क्या, -10 और 8 और 5 और 3। ठीक है, और लास्ट में बचा है वो 5 है, तो वो प्लस होगा, अल्टरनेट जाता है। अगर 4 वाला होता ना तो 6 माइनस प्लस फिर माइनस आता,
तो ये 3 ही है, तो ये फिर प्लस जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे कि ये वाला और ये वाला को भूल जाओ, बाकी जो बचा है उसको लिख दो। तो -10 2 5 2, ठीक है, इसको लेके आए। अब ये जो डब्बा जो अंदर का जो मैट्रिक्स, जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या कहते हैं तुम्हारा, माइनर, है ना, उसको माइनर, तो उसको हम लोग निकालते हैं, को फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखा, तो इसको हम लोग करते हैं 6। अब इसमें क्या करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है इसका इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 8, ठीक है, ये बनेगा। और ये बनेगा -3, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो ये बनेगा -10 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 5, ठीक है। और लास्ट वाला मेरा बचेगा 5। अब ये बनेगा -10 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 16, तो 6 इंटू -10 बचेगा, ठीक है। ये बचेगा क्या, -3, और ये क्या हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 40। तो -30 -40, तो ये क्या बच जाएगा मेरा, -70। तो मेरा लाइट ही चला गया, कोई बात नहीं। और ये प्लस है, यहाँ 5 होगा, और इसमें जो है हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, -20, ये हो रहा है ना, -20, और ये क्या हो जाएगा -10, तो ये क्या हो जाएगा -30। क्लियर है ना, दिख रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग। यस सर। तो ये इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, -60, ठीक है। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 210, और ये जो है -150, ठीक है। तो ये 210 210, ये आ गया वैल्यू क्या, 0, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो आ गया 0, ठीक है। अब ये जो 0 आ गया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमको ये बताता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए, मतलब उसमें एक रो या एक कॉलम ऐसा जरूर है जो 0 0 0 है, समझ गए। मतलब उसमें जो है एक रो या एक कॉलम ऐसा जरूर है कि वो 0 0 0 है। बाकी भले में कुछ नंबर होगा, ए बी डी ई एफ जी कुछ होगा, लेकिन एक वो 0 वाला है, या फिर कॉलम में एक तो 0 वाला है, 0 0 0, और उसके बाद ए बी सी और डी ई एफ, ऐसा है, एगो 0 वाला है, इसका मतलब एगो 0 है। तो अभी क्या है कि अगर ये नॉन जीरो आता है ना, अगर इसका कुछ वैल्यू 2 आ जाता, या 200 आ जाता, या 2 लाख आ जाता, जो आ जाए, मतलब कोई वैल्यू 0 के अलावा कुछ और आया होता, तो इसका रैंक जो होता ना वो 3 हो जाता, क्योंकि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, और कोई भी रो जो है 0 नहीं है। लेकिन ये 0 आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसका मतलब कम से कम एक तो जो है वो 0 वाला है। तब हम इसको बता सकते हैं कि अब इसका रैंक जो है वो 3 नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो होना नहीं है अगर 0 आ गया तो। अब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे जानेंगे कि कौन वाला है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब एक कोई हो गया है, तो अरे कहाँ आ जाए? अब इनमें से जो मेरा अलग कोई एक हो सकता है, तो अब इसका जो है माइनर हमको देखना पड़ेगा। माइनर मतलब 6 3 10 -2, 6 5 10 -10 8, 3 5 2 8, -10 2 5 2, इस सब जैसे एक एक जितना हम स्क्वायर इसमें बना सके, जय तरीका का स्क्वायर बना सके,
दो वाला, है ना, उस सब जो है इसका माइनर है। तो अगर इसका रैंक 2 होने के लिए क्या चाहिए कि कम से कम एक माइनर कोई ऐसा हो जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो जाए। तो हम लोग चेक करते हैं। तो अभी देखो यहां पे पहला ही वाला को देखो 6 3 माइनस, तो इसी को ले लो 6 3 माइनस 10 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, 6 इंटू 2 12 और माइनस माइनस 10 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 30 इज इक्वल टू 42। तो जीरो के से नहीं है, तो हम तो लकी हो गए कि पहला ही वाला मिल गया कि जो है वो नॉन जीरो मिल गया। तो इसीलिए आसान को, तो ये तुमको लगा कि पहला इसको तुमको देख लेगा कि भाई कि बड़ा क्वेश्चन है, इतना खिचपिच कराएगा, नहीं कराया ना। एक ही बार में तुम जैसे ही अगर तुम जानते तो जीरो बोलते, तो बोला कि ट्रू ये इसका जो है 3 नहीं होगा, अब 2 के लिए चेक करो। अब पहला वाला चेक किए, उसी में निकाल गया इसका जो है नॉन जीरो। तो इसका मतलब इसका रैंक जो है वो 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो निकल गया। अगर जीरो हो जाता तो फिर चेक करते हम लोग। अब सब एलिमेंट जीरो हो जाता तब हम लोग बोलते कि इसका 2 भी नहीं होगा, तब उसका फिर 1 होगा। तो ये जो है, तो 1 होने के लिए 0 होना चाहिए था। तो इसीलिए जो है तुम्हारा इसका रैंक जो है वो 2 हुआ। क्लियर बात या सर कुछ? लास्ट वाला भी repeat कर दीजिए, 2 वाला। इसमें हम लोग का 0 आ गया तो कोई भी 2 नंबर लेंगे हम लोग, है ना, कोई भी 2 वाला लेंगे। कोई भी 2 मतलब 6 माइनस 10 3/2, चार वाला लेंगे, मतलब 4 ही एलिमेंट लेंगे। तो इसे बन सकता है मेरे पास 6 3 माइनस 10, थोड़ा बड़ा सा लिखना था, तो मेरे पास कैसा का बन सकता है, तो ये बन सकता है 6 3 माइनस 10 2, ठीक है। दूसरा बन सकता है 3 5 2 8, और बन सकता है 6 5 माइनस 10 8, ठीक है। तो ये ऊपर से इससे बना, ये इसको बना, और ये इसका बना, ठीक है। तो ये सबका बन गया, तो फिर नीचे से ही बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पर -10 2 5 2, ऐसा ऐसा हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं, हमको बनाना नहीं है। सर इसका वैल्यू जब 0 होगा तो इसका आंसर 1 होगा, 0 नहीं होगा तो 2 होगा आंसर। 0 नहीं होगा तो 2, तो कोई एक का भी अगर आ गया वैल्यू, मतलब जी 0 के सर। अलावा, तो ये रैंक 2 हो जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। कोई इतना सारा अभी बहुत और निकलेगा, 9 को निकलेगा इसमें से, तो 9 को निकलेगा तो उसमें से 9 में से किसी एक का वैल्यू, है ना, अगर आ गया तो फिर हम लोग का जो है इसको हम लोग बोलेंगे कि वो रैंक 2। क्लियर। अब उसके बाद एक यस क्वेश्चन सर। रहा है कि a bag contains 20 ticket marks with a number 1 to 10. One ticket is drawn at random, probability का क्वेश्चन है। Find the probability that it will be multiple of 2 or 5. तो सबसे पहला कोई टिकट नंबर दिया हुआ है, तो सैंपल स्पेस मेरे पास टोटल जो है वो क्या हो गया, तो 1 2 3 से लेके 20 तक, ठीक है, इतना नंबर है। तो एन एस जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वो कितना होगा, 20 होगा ना। यस सर। सब में मार्क्स है, कार्ड में सब में एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें 2 नंबर लिखा है, सब 20 कार्ड है, तो सब में कार्ड होगा, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 वाला, तो 20 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मेरे पास कितना है, 20। तो सैंपल स्पेस में कितना होगा, 20। क्लियर। यस सर। तो अब बोल रहा है क्या
मल्टीपल ऑफ 2 and 4, तो मान लो ए जो एक इवेंट है जो मल्टीपल ऑफ जो है वो 2 है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है ना। तो एन ए कितना हुआ, 10 होगा ना, 10 ही ना इसमें, 3 3 6 3 9 1 10, यस सर। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 20 इज 20। और बी जो है वो बोल रहा है क्या कि मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 10 15 और 20, यही ना होगा, उसके अलावा कुछ होगा, यही ना होगा। यस सर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल विल बी मल्टीपल ऑफ 2 और, तो और बोल रहा है, तो ए और बी, मतलब वो बोल रहा है ए यूनियन बी निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये यूनियन बताओ निकालोगी, तो जो इसमें है 2 4, उसके बाद इसमें का बी वाला, तो बी वाला आ गया 5, फिर तुम्हारा जो है 6 8 10, तो उसमें भी इसमें भी, फिर 12 14 15, इसमें से फिर 15 आ गया, फिर 16 18 और 20, यही एलिमेंट आया। तो इसमें जो दो एलिमेंट जो था इसमें, जो इसमें नहीं था, 10 और 20 इसमें है, लेकिन 5 और 15 तो नहीं था ना इसमें, यस सर। तो दो एलिमेंट इसमें बढ़ गया, तो एन ए यूनियन बी कितना आया, 12, इसमें दो एलिमेंट बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट एन एस, ये हो गया 12 और ये हो गया तुम्हारा 20, तो ये क्या हो जाएगा 6/10 इज इक्वल टू 0.6, है कहीं पर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है, 0। तो 1707 यही वाला होगा। ये केयरफुली देखना है, बहुत टाइम रहता है एग्जाम में, कोई हड़बड़ी नहीं रहता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें एकदम पूरा समय दे के आराम से बनाने का है। अब इसमें बोल रहा है क्या, इफ MNMPC इज 0.75, ठीक है, एंड ए डिक्रीज इन ए टैक्स ऑफ ₹20 crore विल इंक्रीज GDP बाय, ठीक है। तो MPC इसमें पूछ रहा है कि टैक्स मल्टीप्लायर का तुम्हारा बात कर रहा है, ठीक है, 1/MPC, तो 1/MPC है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स मल्टीप्लायर के 1/MPC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस MPC ना, क्या बोल रहा हूँ, टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा, व्हाट इज टैक्स मल्टीप्लायर, 1/MPC और 1 क्या किया, -1 माइनस MPC बटा 1/-MPC माइनस MPC, ये वाला बाय 1/-MPC बाई 1/1 माइनस MPC, ये, जी जी टैक्स मल्टीप्लायर। तो इसमें कब करो, पुट करके वैल्यू निकालो, क्या आएगा,
क्या आएगा? थ्री। सर 3 आएगा। लेकिन हम क्या टैक्स मल्टीप्लायर यूज करेंगे यहाँ पे? पहले हमको ये बताओ, ये हम यही पूछना चाह रहे थे, क्या हम टैक्स मल्टीप्लायर यूज करेंगे? खाली बोल रहा है क्या कि इसमें यही होता है कि टैक्स पढ़ के बच्चा बोलता है, वैसे भी क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है इसलिए इसका कोई ये नहीं है आंसर, ये यहाँ नहीं है, लेकिन हम इन जनरल पूछ रहे हैं कि तुमको खाली टैक्स बोल दिया तो टैक्स मल्टीप्लायर हो जाएगा? मल्टीप्लायर केवल यहाँ पर हमको यूज करना है ना, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और 1/MPS, यही मल्टीप्लायर होता है। हमको यही का यूज करना है, हमको नहीं चाहिए टैक्स मल्टीप्लायर। पूछ ही नहीं रहा टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स घटेगा तो डिस्पोजेबल इनकम उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल बात तुम्हारा क्या था कि 1/1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1/0.25 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अगर 20 करोड़ से घटाएंगे तो तुम्हारा जो है 20 इंटू 4 80 करोड़ से बढ़ जाए। चूंकि ये ऑप्शन में इसका कुछ नहीं 80 करोड़ का यहाँ दे देता तो ये सही हो जाता, ये नहीं है तो नहीं हुआ, इसीलिए ये ड्रॉप कर दिया इसको वजह से। ठीक है, ये कहाँ तक पूछ रहा है तुमको टैक्स मल्टीप्लाई? बच्चा यही करता, हम इसीलिए शुरू में पूछे टैक्स में, हम बोल भी दिए कि तुमको टैक्स मल्टीप्लाई। अब पूछे तुमसे क्या होता है, कंफ्यूज होता है ऐसे ही, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। हमको कहाँ पूछ रहा टैक्स मल्टीप्लाई, हम तो बोला कि टैक्स घटा देंगे तो क्या होगा, तो जितना घटाएंगे उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना से जीडीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है कुछ ये क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ तुम्हारा जो है मैट्रिसेस पे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मान लो मेरे पास दिया हुआ A B C D E F और G H I, ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये आएगा कि अगर इसका हमको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ट्रांसपोज में हम ये कर रहे हैं कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना रहे हैं। तो ये बनेगा मेरा कैसा, ए बी तुम्हारा जो है सी, ठीक है, ए बी सी इधर आ गया, और उसके बाद तुम्हारा जो हो जाएगा डी ई एफ और जी एच आई। ठीक है, रो और कॉलम को, रो को हम कॉलम में बदल दिए। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस। अब फिर इसको वापस बदलेंगे, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, वापस जैसा है वैसा बन, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स का जो है प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए होता है। ठीक है, तो ये वाला सही है बात है। दूसरा बोल रहा है कि अभी हम लोग रैंक पढ़े थे, द रैंक ऑफ एन n इंटू n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए मस्ट बी लेस देन n। तो नॉन सिंगुलर बोल रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है मतलब उसका वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है तुम्हारा जो है 0 नहीं आ रहा है। तो अभी हम बोले थे क्या कि डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं आ रहा तो वही उसका रैंक हो जाएगा 3/3 था, तो अगर नहीं 0 आता तो क्या होता, 3 हो जाता। तो बोल रहा है कि लेस देन, तो लेस देन नहीं ना होगा, वो तो एटलीस्ट n होगा ना, n इंटू n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर a का जो है वो लेस देन तो नहीं होगा, उसके बराबर होगा। तो इसीलिए ये वाला जो है वो गलत है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स रूल, और ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में ये है, तो सी इज करेक्ट। ऑल्सो
a प्लस बी टू द पावर n, ए एन प्लस बी टू द पावर n, ये भी सही है। तो ए सी डी जो है वो सही है। और लास्ट वाला जो है ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये जो है गलत है। ये इसका असली आंसर क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसा अगर लिखा रहता तो ये सही होता, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा है इसलिए रॉन्ग हो गया। तो तुम्हारे पास केवल सही होगा ए सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी डी 1859। तो एक बार जो है हम भेज देंगे, वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ जो है एक बार जो है इसको देख लेना कि मैट्रिसेस जो है मेनली मैट्रिसेस और क्या कहते हैं सेट थ्योरी से, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो कि प्रॉपर्टीज बेस्ड आता है, उसके प्रॉपर्टी पे निर्भर करता आता रहता है। ऐसा पहले भी पूछा था, वही पूछेगा। ठीक है, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा चीट शीट टाइप का बना के वो हम भेज देंगे। उसके बाद बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड फॉर द रैशनल फॉर्म टू अचीव इट्स इक्विलिब्रियम बाय मैक्सिमाइजिंग क्यू एफ एल के सब्जेक्ट टू सी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल प्लस आर डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कंडीशन बोल रहा है तुम्हारा इक्विलिब्रियम का अचीव करने के लिए कि जब जो है ये तुम्हारा फंक्शन है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये है, तो मतलब लैग्रेंजियन हम लोग जो बनाते हैं, है ना, जो लैग्रेंजियन हम लोग इसका बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा एफ एल के माइनस लैम्डा, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है हम लोग का जो भी लेके आए तो सी माइनस डब्ल्यू एल माइनस आर के, ऐसा करके बना। ठीक है, तो इसी में बोल रहा है कि तुम्हारा जो है इक्विलिब्रियम का कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग क्या होगा। तो ये क्या होगा कि इसको जो है पहला जो है इसको हम लोग जो है पहला जो है डेल, तो ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पूछ रहा है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो तुम्हारा ये है कि डेल क्यू बाय डेल एल, और इसको सॉल्व करने पर आता है यहाँ पर डिवाइडेड बाय डेल क्यू बाय डेल के इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर, यहाँ डब्ल्यू वेज रेट है और आर जो है तुम्हारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ए तो ये वाला हुआ है, तो ये सही है। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो क्या होता है, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन मैक्सिमाइजेशन का है ना। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है, तो मैक्सिमाइजेशन में जो सेकेंड डेरिवेटिव है तो वो लेस देन होता है। तो जहां पर लेस देन वाला होगा उसको देखना, ये ग्रेटर देन वाला है नहीं होगा। देखो एगो लेस देन एगो ग्रेटर देन, ये भी नहीं होगा, दोनों लेस देन होता है, ये वाला सही होगा। तो डी सही होगा। और फिर ये सब में है, ये मैक्सिमाइजेशन हो चाहे मिनिमाइजेशन हो, ये दोनों का प्रॉपर्टी है डेल टू क्यू बाई डेल एल स्क्वायर इंटू डेल टू क्यू बाई डेल के स्क्वायर, और ये ग्रेटर होगा डेल टू क्यू बाई डेल एल डेल के का होल स्क्वायर से। तो ये तीनों कंडीशन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है। तो ए डी और ई, तो ये हम लोग को कहाँ मिल रहा है, ए डी और ई 22 में, तो यही होगा 1822। ये कंडीशन है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि इसको जानना ही है, कि जानेंगे तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर वाला जो हम लोग यूज करके बनाते। फिर एक तो और पूछ रहा है उसी टाइप का, मैक्सिमम मिनिमा का ही है फॉर सेवरल वेरिएबल्स, एन वेरिएबल्स का। इसमें बोल रहा है यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है x1 x2 x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है बजट कंस्ट्रेंट उसका जो है x1 x2 x3 xn, ठीक है, इक्वल टू 0। द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम बी, है ना, कि एक्सट्रीमम मैक्सिमम मिनिमा दोनों पूछ रहा है, एक्सट्रीमम बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमा दोनों ही पूछ रहा है। तो फॉर मैक्सिमम जो है h1 h2 वो मैट्रिक्स जो बनता है उसका वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो उसका क्या होगा, तो मान लो अगर ये तुम्हारा
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा दिया हुआ है। तो H1 मतलब ये पहला वाला एलिमेंट हुआ, H2 मतलब ये हो गया ए बी डी ई, ये हो गया H2, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट इसका ये है H2, और H3 जो है वो पूरा आ गया, ये पूरा वाला वैल्यू है ना, ये H3 आ जाएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई। तो N है तो ऐसे ही H1 H2 H3। तो इसका प्रॉपर्टी हम यहाँ पर सिंपल यही बता देते हैं कि अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम का होगा, और मिनिमम वाला जो है वो जो है तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, वो हमेशा लेस देन होगा। यहाँ पर हमेशा मिनिमम वाला जो है वो क्या क्या होगा, लेस देन होगा। तो जो लेस देन वाला जो है तुम देखो जहां पर मिल रहा है, तो ये लेस देन है, देखो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो मिनिमम का लेस देन जीरो होता है, तो डी इज राइट। और मैक्सिमम का फ्लक्चुएट करेगा, पहला वाला ग्रेटर देन, दूसरा वाला लेस देन, तो ये नहीं होगा, पहला वाला लेस देन दूसरा वाला ग्रेटर देन नहीं, पहला वाला ग्रेटर देन दूसरा वाला लेस देन, ये चलेगा। तो बी और डी ये जो है ऑप्शन जो है ये सही है कि मैक्सिमा के लिए क्या होगा, पहला वाला H2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, उसके बाद H3 जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, फिर H4 जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, फिर H5 जो होगा वो लेस देन, इसे फ्लक्चुएट करते चलेगा, लेकिन स्टार्ट जो है अधिक से करेगा, और मिनिमम वाला जो है वो क्या करेगा, सब छोटा रहेगा, सब H2 H3 सब छोटा। तो यही बी और डी जो है वो राइट आंसर है, तो आंसर होगा 1890, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, एक क्वेश्चन जो था ये तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग से है, इसे बोला कि इफ टाइम डिपॉजिट इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, मतलब कि टाइम डिपॉजिट जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो देन द मनी मल्टीप्लायर विल बी CR करेंसी डिपॉजिट रेशो एंड RR जो है रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ठीक है। तो अब अगर यहां पर तुम देखोगे कि जब डिमांड डिपॉजिट जिसको बोल रहे हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं है, मतलब केवल डिमांड डिपॉजिट है, तो उस केस में जो मनी मल्टीप्लायर होगा M, किसके केस में, जब DD, इसमें TD, दो चीज है, डिमांड डिपॉजिट और एक और चीज है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो बोल रहा है कि टाइम डिपॉजिट इंक्लूड अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये होगा 1 + CR डिवाइडेड बाय CR + RR, ठीक है। ये होगा तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर टाइम डिपॉजिट इसमें ना हो, अगर टाइम डिपॉजिट इसमें हो तो DD + TD ये दिन दोनों हो, तो M = हो जाएगा 1 + CR डिवाइडेड बाय CR + 1 RR इंटू 1 + T टाइम, ठीक है। टाइम को कैपिटल से स्मॉल से कैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन ये T है, ठीक से लिख देते हैं। T, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 + ये टाइम से है, अगर नहीं तो अब देखो हमको बोल रहा है बिना टाइम वाला, तो 1 + CR बाई CR + RR कहाँ पे, वही 1 + CR के जगह पे क्या लिखो, क्या लिख दिया, CR + 1, वही चीज है, बाई RR + CR। तो अब इसको पहले लिखो इसको बाद लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों बता दिए कि अगर मान लो पूछ दे टाइम डिपॉजिट के साथ तो ये वाला होगा। ऐसे मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 RR। बाई RR,
रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। तो बड़ा परेशानी है कुछ लाइट का। हम 1 मिनट, हम लाइट को कुछ लाने का कोशिश करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इकोनोमेट्रिक्स के पार्ट में कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल consequences of multicollinearity in classical linear regression model। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आर स्क्वायर द ओवरऑल मेजर ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट कैन बी वेरी हाई। बहुत सही बात, ये तो हम लोग लिखे थे कि आर स्क्वायर बहुत हाई होता है, तो ये तो सही है। ओएलएस एस्टिमेटर्स आर नॉट ब्लू। ठीक है, क्लास में हम बताए थे कि पहला जो चीज जो हम लोग पढ़ रहे थे इकोनोमेट्रिक्स का क्लास में मल्टीकोलिनियरिटी, तो रुको ना, कि हम लोग ये बोले थे कि क्या उसको लिए किया जाए, क्या किया जाए। तो उसमें पहला जो बात बताया तो उसमें बता डू नथिंग, छोड़ दो, क्योंकि वो ब्लू होता है ना, वो ब्लू होता है। तो इसका मतलब बी वाला करेक्ट नहीं है। ओएलएस एस्टिमेटर्स हैव स्मॉल वेरिएंस एंड कोवेरिएंसेस, ये गलत बात है। लार्ज वेरिएंसेस, तो ये होगा, ये भी गलत। टी रेशियो ऑफ वन और मोर कोफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही, ये भी तो हम लोग बताए थे क्लास में। और द ओएलएस एस्टिमेटर एंड द स्टैंडर्ड एरर्स कैन बी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन द डेटा। एग्जैक्टली यही लाइन था, तो ये था। देखो, तो हम क्या बोले कि जो इकोनोमेट्रिक्स में पूछेगा तो जो हम क्लास में बता रहे थे उसी से हम पूछे, तो देखो वही चीज है। तो यहां पर देखो कि ए डी ई कौन सा है, तो ए डी ई 1883 थर्ड है, 1883, तो वही है। देखो, वही उसका आंसर भी है। उसके बाद देखो कि द फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन इज गिवन बाय वाई बार, वाई आई बार चाहे जो भी हो, equals to -10 plus 0.6x. What is the value of residual at point x is equal to 0, 40 and y is equal to 0। इसमें बोल रहा है कि रेसिड्यूअल जो है उसका वैल्यू को हमको निकालने बोल रहा है ना। u का वैल्यू जो है हमको निकालने बोल रहा है कि वो क्या होगा जब ये होगा। ऐसे इक्वेशन क्या होता है, वाई आई इज इक्वल टू -10 प्लस 0.6x प्लस u। ठीक है, इस u का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो अभी u का निकालने बोल रहा है, ये तो फिटेड वैल्यू बता रहा है। तो x का वैल्यू जगह पे लिख दो 40 और y की जगह पे 60 लिख दो। तो यहाँ पे लिखो 60 इज इक्वल टू -10 प्लस 0.6 इंटू तुम्हारा जो है x का वैल्यू क्या है 40 प्लस u, है ना, रेसिड्यूअल इसका वैल्यू चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू -10 और ये क्या हो जाएगा 0.24 प्लस u, और u इज इक्वल टू 60 माइनस 14 इज इक्वल टू 46। कहीं दिख रहा है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई, हाँ सेकंड वाला है, और कोई कोई कुछ नहीं करना था, रेसिड्यूअल पूछा था क्योंकि ये फिटेड वैल्यू है। और असली इक्वेशन तुमको अगर देखोगे तो इक्वेशन ऐसा यू के साथ वाला होता है। तो यू का वैल्यू पूछ रहा है, बाकी एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, खाली कुछ पुट करना और निकालना है, कुछ नहीं करना। लेकिन तुमको ये वाला इक्वेशन जानना चाहिए होगा, इसलिए क्लास में कई बार तुमको हम ये वाला इक्वेशन बताए कि इसको देखो, बार बार लिख के बताते थे, क्योंकि इक्वेशन मेन यही है। ये तो फिटेड वाला है, मतलब ये निकालने के बाद वैल्यू आ गया तब। उसके बाद बोलता है क्या है, हरीज स्कोर, है ना, इन द फर्स्ट ईयर इज 76,
whereas the class average is 68 with a standard deviation of 5. What is Harry's Z score? Z score का फॉर्मूला पता है? कुछ नहीं है, Z का खाली फॉर्मूला से मालूम है। Z is equal to what? Z is equal to population क्या? Sir, mean minus mu divided by standard deviation. Mean minus mu, होता है ना, usual mean यही है minus ना? x माइनस divided by standard स्टैंडर्ड deviation बस बस यही, n नहीं डालना है, इतना ही है, इतना ही रखो, n बाद में, अभी नहीं, वो t वाला में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस म्यू बाई जेड स्कोर निकालने वाला, जेड निकालने का फॉर्मूला यही वाला है। तो इसको हम लोग करते हैं कहाँ पर लिख, n नहीं है, सिंपल जो वैल्यू निकालने के लिए है वो। आ रहे सर, आधा घंटा में क्लास ले रहे हैं। हाँ बस वही लेके आप बस आ रहे हैं, है ना? कहाँ आप हैं? हाँ तो हम आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको लेट होगा क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं। तो मतलब हमको 10 मिनट में हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन बचा है बस, है ना? हाँ तो ले लेना है 2 ठो। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हम बोले हैं योगेश को, ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस म्यू बाई जेड स्कोर का बात कर रहा है, ठीक है ना? तो वो निकालने के लिए, तो जेड स्कोर निकालने के लिए x माइनस म्यू, एन उन वाला नहीं, वो टी यू से डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो सब निकालते हैं पॉपुलेशन। यहाँ सिंपल जेड स्कोर निकालना है, तो वो एन उन को अभी नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x, तो x का वैल्यू जो है, जो उसका स्कोर है 76, मीन क्या आ रहा है 68, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 8/5, तो ये क्या हो जाएगा 1.6। ये देखो ये है ना। उसके बाद देखिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो n द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पहला बात यही होता है कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, तो ये सही है। तो ये सही हो गया, इसका मतलब n द नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट, ये नहीं होगा। ईच ट्रायल in two mutually exclusive and exhaustive outcomes term as success and failure, ठीक है। तो सही बात है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक सक्सेस है दूसरा फेलियर है, एकदम सही बात है। P the probability of success is constant for each trial, ठीक है। तो यहां पर जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या है कि सिक्का को एक बार उछाले हम, ठीक है, तो वो 1/2 है। अब अगला बार भी उछालने जाएंगे तो भी प्रोबेबिलिटी हेड आने का 1/2 ही होगा, मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर पहली बार 1/2 है, दूसरा ट्रायल करने जा रहे हो तो उसमें भी 1/2 होगा, अलग नहीं होगा उसमें, तो ये भी सही है। और लास्ट पूछा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डज नॉट रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल, तो प्रोबेबिलिटी का सक्सेस और फेलियर है तो डज नॉट रिमेन होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सक्सेस का कांस्टेंट है तो फेलियर भी कांस्टेंट होगा और सेम ही रहेगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका ये आंसर होगा 1 A, C और D, A, C और D, ये 1871, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ECM VAR मॉडल, इसको बोल रहा है तुम्हारा वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, है ना। ये टाइम सीरीज का लास्ट में हम बताए थे कि एक एरर करेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, क्या एरर करेक्शन मॉडल इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ECM और VAR मॉडल जो है लास्ट में हम तो आपको बताए थे कि एक VAR मॉडल होता है जो तुम्हारा जो है टाइम सीरीज को फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि उसका स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो डेटा का इनपुट करना होगा, किसी भी चीज में आप जानिए तो पहला सबसे काम क्या करेंगे,
इनपुटिंग डेटा। तो इस डेटा को हम लोग जो है यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो डी पहला होगा। अब जब डेटा को इनपुट कर दिए, उसके बाद जो दूसरा स्टेप जो होगा, है ना, वो तुम्हारा क्या होगा कि टाइम सीरीज में क्या होता है कि एक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है और एक पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है। कि ऑटो कोरिलेशन मौजूद है या पार्शियल ऑटो कोरिलेशन मौजूद है कोवेरियंस वाले के बीच में, उसको सेगमेंट में देखा जाता है। तो ACF है ना ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, PACF पार्शियल ऑटो कोरिलेशन जो फंक्शन है उसका टेस्ट। तो ये सेकेंड स्टेप में जो है हम लोग ये करेंगे। तो पहला ये काम किए, दूसरा में हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज में अब इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेज में अब इसको जब ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है तो हम थर्ड स्टेज में देखेंगे कि उसमें कहीं यूनिट रूट तो नहीं है, मतलब कि मेरा नॉन स्टेशनरी तो नहीं है। यूनिट रूट मतलब नॉन स्टेशनरी, है ना। अगर तो यूनिट रूट प्रेजेंट होगा तो मतलब जो मेरा जो है टाइम सीरीज जो है वो नॉन स्टेशनरी, तो उसको स्टेशनरी बनाना होगा। तो उसके लिए टेस्ट करेंगे। तो पहला तो तीसरा नंबर पे करेंगे क्या, यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है। अब यूनिट रूट टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर देखेंगे कि दो सीरीज अगर मिला रहे तो क्या वो को इंटीग्रेटेड है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद चौथा स्टेप में जो है को इंटीग्रेशन का ये होगा। और सबसे लास्ट में जो है एरर करेक्शन मैकेनिज्म या एरर करेक्शन मॉडल और VAR जो है लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 तो मेरे पास होगा क्या, DBAEC। तो कहाँ पर है, DBAC नहीं, DBAEC थर्ड थर्ड वाला। तो ये जो है उसका तो यही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि a simultaneous equation model is said to be over identified if unique numerical values of structure parameter can be obtained, more than one numerical value can be obtained। तो over identified है, अगर यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू स्ट्रक्चर पैरामीटर्स का निकलता, फिर हम क्लास में बताए थे, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ओवर आइडेंटिफाइड में उसका स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स का जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग है सो यहाँ पर ये सेकेंड वाला राइट है। अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत। स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ये भी एस्टिमेटेड है तो होगा कहाँ से। तो ये एग्जैक्टली के लिए होता है, ये होता तो एग्जैक्टली के लिए होता, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड के लिए, लेकिन यहाँ ओवर आइडेंटिफाइड बोला है तो इसीलिए जो है इसका जो आंसर होगा मोर देन वन न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर। तो यही पिछला साल में ये क्वेश्चन जो था ये हम लोग का आया था।